जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आइए चैप्टर नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई इसका रिवीजन करते हैं। एंड दोस्तों सर ये रिवीजन लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर हम कवर करने वाले हर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई सो दैट आपका बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आपका रिवीजन एफिशिएंट हो एंड इफेक्टिव हो और जल्दी हो, फास्ट हो। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली। पूरा ध्यान अगर इधर होगा तो हर एक पॉइंट आपको क्लिक कर जाएगा और हर एक पॉइंट बहुत फास्ट तरीके से आपके माइंड में और दिल में उतर जाएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और दोस्तों बिफोर गोइंग फॉर दिस रिवीजन लेक्चर, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो भाई बड़ी नाइंसाफी होगी। सो दोस्तों ये सारे चैप्टर्स का हम चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन करिएगा सो दैट जब भी चैप्टर अपलोड होगा रिवीजन के लिए आपको फटाफट नोटिफिकेशन आएगा और अपना चैप्टर आप जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 टाइम ऑफ सप्लाई। सर सबसे पहली बात, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है? सर आपने और मैंने पढ़ लिया है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या होता है? लेवी। लेवी कब होता है? सप्लाई। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। जीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई। तो सर सप्लाई कब होगा, कब माना जाएगा कि सप्लाई हो गया है, वो डिफाइन करेगा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड सर सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सेक्शन नंबर 14 हम पढ़ेंगे व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि व्हेनेवर आपको कोई भी गुड्स अगर आपने सप्लाई किया है उस पे लायबिलिटी कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो ये फॉलोइंग सबसेक्शंस डिफाइन करेंगे। कुल मिला के सर इस सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 ने जीएसटी की लायबिलिटी से लिंक कर दिया है टाइम ऑफ सप्लाई को। तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? जब फॉलोइंग सबसेक्शंस आपको बताएंगे। तो सर ये था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1। सेम सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज कब आएगा, या लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सर्विसेज कब आएगा? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस फॉलोइंग सबसेक्शंस। आइए बच्चों सर अब मेन प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, जहां जहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर लायबल होता है वहां बात कर रहा हूं। रिवर्स चार्ज के लिए सेक्शन नंबर 12 3 पढ़ेंगे हम। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या कि सर गुड्स के केस में एक्रूअल और पेमेंट whichever is earlier। तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply। पर सर एक नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 ने बोल दिया क्या कि गुड्स के केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑल्दो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 ने बोला है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier है। पर सर क्लोज नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, उस टाइम ही आपकी लायबिलिटी आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier is the time of supply। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन पे आपने जैसे ही पैसा दिया टैक्स पे करना पड़ेगा भाई। ओके पर इसके अलावा जितने भी गुड्स है उन सबके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अच्छा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है? द डेट जब आपने एक्चुअली बिल इशू किया, या द डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन नंबर 31। और हाँ गुड्स के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है इनवॉइस इशू करने के लिए। गुड्स के केस में इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है भाई? तो इनवॉइस इशू कब करना पड़ता है वो डिफाइन किया सेक्शन नंबर 31 ने। अब मैं बता रहा हूं आपको क्या सेक्शन नंबर 31 ने क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो मालिक ये रहा, व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है वहां पर जब आपने कस्टमर को गुड्स अवेलेबल करा दिया, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, वही दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। और अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ऐसे केस में या तो सप्लायर पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करेगा रिगार्डिंग उस पीरियड में कितना सप्लाई किया उसने, या रेसिपिएंट पीरियोडिकल पेमेंट करेगा सर जितना वो डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो उस दिन या उससे पहले उतना अमाउंट का बिल इशू करना पड़ेगा। पीरियोडिकल स्टेटमेंट में जितना अमाउंट लिखा वो, या पीरियोडिकल पेमेंट जो है वो उसमें जो अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट का इनवॉइस उस दिन इशू करना पड़ेगा जिस दिन हमने पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू किया है या पीरियोडिकल पेमेंट आया बेटा। ओके एंड सर ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे सेल किया है तो जब आपने गुड्स रिमूव किया वहां से 6 मंथ और या फिर सप्लाई जो कस्टमर है उसने एक्चुअल सर सेल एक्सेप्ट कर लिया, सप्लाई हो गया, उसने अप्रूवल दे दी, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिक केस में या तो सप्लाई हो गया वो दिन या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल whichever is earlier is the time of supply is the date when invoice is required to be issued। और जिस दिन इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आती है उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या तो आपने इनवॉइस एक्चुअली टाइम पे इशू कर दिया और इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया, तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 खत्म होता है। अब ध्यान रखिएगा स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम में अगर जब पेमेंट आता है या इनवॉइस इशू किया whichever is earlier ही टाइम ऑफ सप्लाई होता है। पर नॉर्मल कोर्स में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier टाइम ऑफ सप्लाई है,
पर लायबिलिटी कब आएगी जीएसटी पे करने की? ओनली ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड। क्लियर, डन। तो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं बच्चों, जब भी आप बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जहां रूल नंबर 42 43 का एप्लीकेशन आता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, बच्चे गलती करके आते हैं बहुत सारे। यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन में तो अभी भी सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 उसमें तो अभी भी लिखा है क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया है पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी नहीं आ रही है ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल्दो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया, मतलब अगर कभी गुड्स के रेस्पेक्ट में आपको 10 लाख रुपए एडवांस रिसीव हुआ है तो वो एडवांस रिसीव जो हुआ उसके लिए सर वो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है। गुड्स के केस में बात कर रहा हूं, अगर एडवांस रिसीव हो गया तो 10 लाख रुपया आपके टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। अगर वो 10 लाख रुपया आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो टर्नओवर का पार्ट हो गया क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, पर उस 10 लाख पे अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी नहीं आएगी ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन। ओके, आई होप बात समझ में आ गई। तो सर जब भी एडवांस रिसीव होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया है पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि लायबिलिटी नहीं आई है एज पर दिस नोटिफिकेशन। ओके मालिक, चलिए, इसलिए एडवांस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स को टर्नओवर का पार्ट बनाया जाएगा और टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे बेटा हम लोग। ओके सर, अब आइए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होगा वहां पर रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, क्योंकि रेसिपिएंट की लायबिलिटी टैक्स पे करने की वहां पर सर 3 फैक्टर दे रखे, या तो उसने कस्टमर सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स रिसीव हो गया, या फिर 31st day from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice, whichever is earliest is the time of supply। अच्छा, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर का मतलब क्या होता है? जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग पेमेंट या एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट, whichever is earlier is the date of making payment to the supplier। हाँ है ना भाई, ये तीनों फैक्टर देखने का, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या 31st day from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice, whichever is earlier is the time of supply in case of goods। क्लियर? और इन तीनों फैक्टर से अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो एक बात बोला है क्या, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी है वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ओके सर, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 और सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 वाउचर के लिए गुड्स हो या सर्विसेज हो दोनों का प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम है, इसलिए मैं दोनों के लिए कॉमन बता रहा हूं बेटा। अच्छा, सेक्शन नंबर 13 जो सर्विसेज का वो अलग से एक बार वापस पढ़ लेंगे हम, अभी हम पढ़ रहे गुड्स के रिगार्डिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या, इन केस ऑफ वाउचर्स। अच्छा, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो लेक्चर है जनवरी 2026 अगर आपके एग्जाम से तो सेक्शन नंबर 12 4 13 4 11 है, पर जनवरी 26 ऑनवर्ड्स मतलब मई 26 या सितंबर 26 या उसके बाद अगर आपके एग्जाम से तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 ओमिट हो चुके हैं क्योंकि वाउचर्स के ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है एज पर द सर्कुलर इशूड बाय द सीबीआईसी। सर वाउचर के ट्रांजैक्शन, वाउचर्स या तो मनी के स्कोप में आएंगे, वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है इसलिए, या फिर अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के नेचर में नहीं आते तो वो एक्शनेबल क्लेम के स्कोप में आएंगे, और मनी हो या एक्शनेबल क्लेम हो दोनों ही सर सप्लाई के स्कोप में नहीं आते और उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसलिए जब वाउचर्स बेचने पे जब जीएसटी लेवी नहीं हो सकता है, वो सप्लाई ही नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 4 एंड 13 4। इसलिए फाइनेंस एक्ट 2025 ने सेक्शन 12 4 और 12 5 को ओमिट कर दिया है, पर जनवरी एग्जाम्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपके जनवरी में एग्जाम्स है तो ही ये दोनों सेक्शन देखिएगा बेटा, दोनों पॉइंट सेम है सर। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 13 4 बोलता है क्या, वाउचर के केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट ज्वेलरी ही मिलने वाली है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर तो ऐसे केस में जैसे सुपरमार्केट का वाउचर है तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, गुड्स हो या सर्विसेज हो प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम। आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5 या सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 2 3 और 4 से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केस में जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन नंबर 5 वो बोलता है मालिक क्या कि सर अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है, जो एसएससी है उसको रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सपोज सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में साहब, रिटर्न तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया उसमें पता पड़ा कि आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा है, तो जिस दिन आप पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और एक बड़ा ही सुंदर सा सबसेक्शन नंबर 6, अगर कभी भी आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस आपने कस्टमर से कुछ
सर इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, पेनल्टी बाय व्हाटएवर नेम कोड, अगर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया तो एज पर सर वैल्यूएशन की प्रोविजन सेक्शन में 15 सबसेक्शन 2, सर वो इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, पेनल्टी एटसेट्रा भी वैल्यू का पार्ट बनता है। अगर पेमेंट डिले करने की वजह से आपने कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया तो वो वैल्यू का पार्ट बनता है। तो ऐसे केस में वो एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा जो आपने रिसीव करी है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? व्हेन सच एक्स्ट्रा पेमेंट इज रिसीव्ड, when such extra consideration addition in the value is received। मतलब सपोज 10 करोड़ का बिल था, तो सर 10 करोड़ का बिल था और आप पेमेंट करने में लेट हो गए, उसके लिए 10 लाख रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो आपने टोटल 10 करोड़ 10 लाख रुपए पे किया है, तो 10 करोड़ के लिए टाइम सप्लाई तो सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 रेस्पेक्टिव सबसेक्शन से आएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस के हिसाब से। पर वो 10 लाख रुपए जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन था उसके टाइम सप्लाई कब आएगा? व्हेन सच 10 लाख इज रिसीव्ड, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये सेक्शन में 12 सर खत्म होता है। अब आइए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं किसके रिगार्डिंग? सर्विसेज के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 मैंने बात करी कि सर 13(1) ने क्या बोला है? लायबिलिटी को कनेक्ट कर दिया टाइम ऑफ सप्लाई से कि लायबिलिटी कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? ये फॉलोइंग सबसेक्शन बताएंगे आपको। ओके, तो सर 13 सबसेक्शन 2 थीम क्या है बेटा? हमने लेक्चर में बात करी है सर्विसेज के रेस्पेक्ट में थीम क्या है कि सर अक्रूवल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर्विसेज अक्रू कब होती है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया इस पर टाइम लिमिट गिवन इन सेक्शन नंबर 31, तो ऐसे केस में डेट ऑफ सर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी या सर्विसेज कंप्लीट करी वो दिन, या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो वापस से रिपीट करता हूं सर, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और इन केस अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर अब पॉइंट आता है क्या? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानते हैं? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सप्लायर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट, या एक्चुअल क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ओके सर, अगर एडवांस अमाउंट इज अप टू ₹1,000 तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एडवांस का अमाउंट अगर 1,000 रुपए तक का है पर ट्रांजेक्शन, तो सर वो 1,000 रुपए तक का जो एडवांस आपको रिसीव हुआ है उसके लिए जब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आएगा, आपकी चॉइस है कि अभी टैक्स पे करें या जब इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई मान के टैक्स पे कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस, क्योंकि सर पूरा प्रोविजन डिपेंड करता है किस पे? टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस। अगर टाइमली बिल इश्यू किया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर टाइमली इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? अब सर व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस, उससे पहले एक पॉइंट और कि क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? जहां क्लोज नंबर ए और क्लोज नंबर बी से आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट जो कस्टमर है हमारा, क्लाइंट है हमारा, उसने जब अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही दिन सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा भाई? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हाँ है ना भाई? डन। एडवांस का अमाउंट अप टू ₹1,000 तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं, बता दिया मैंने आपको बेटा। आइए सर, नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस? सेक्शन नंबर 31 बोलता है कि सर सर्विसेज के केस में 30 दिन का वक्त मिलता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। पर अगर इन केस ऑफ सर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम मिलता है टू इश्यू द इनवॉइस। ये टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लायर। ओके, पर सर ध्यान रखिएगा जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है उसका प्रोविजन आ रहा है सेक्शन नंबर 13(3) में। पर हाँ रेसिपिएंट, ध्यान रखिएगा प्लीज, जहां जहां रेसिपिएंट, जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो तो इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता ना यार, इसलिए रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। और जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है, रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस? 30 दिन का वक्त दिया है, तो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ ये गुड्स हो या सर्विसेज दोनों के लिए सेम प्रोविजन लगता है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोल दिया क्या? वेरेवर रेसिपिएंट इज लायबल टू इश्यू द इनवॉइस, वो कब लायबल होगा? जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वहां पर रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में खुद पे इनवॉइस इश्यू करने का टाइम लिमिट कितना है बेटा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ। ओके, पर ये प्रोविजन में पढ़ा दिया, पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13(3) में पढ़ेंगे भी हम। ओके,
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका पहले ही टर्मिनेट हो जाए, सप्लाई ऑफ सर्विस से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाए आपका, तो टू दी एक्सटेंट आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, जैसे 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 करोड़ का काम किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो सर जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सीज हुआ है, उस दिन जितने अमाउंट का काम आपने कर दिया है, उस दिन उससे पहले 3 करोड़ का बिल लिख देना। ओके डन। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होता है तो ऐसे केस में इनवॉइस का इशू करना पड़ता है। 3 केस है बेटा, अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। सेकंड, अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स नहीं है पर कोई इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच रेसिपिएंट पे उतने अमाउंट की लायबिलिटी आएगी इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब जब वो इवेंट पूरा होगा तब तब उतने उतने अमाउंट का, जितना ड्यू हो रहा है अमाउंट, उतना उतना अमाउंट का बिल इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। सर 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। और हाँ, ना कोई ऐसा इवेंट फिक्स है, नहीं कोई पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स है, तो जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तब उतने उतने अमाउंट का सप्लायर को बिल इशू करना पड़ेगा। तो सर ये था कंटिन्यू सप्लाई सर्विस, पर यहां ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। कंटिन्यू सप्लाई सर्विस बोलते हैं किसको है? अगर कोई सर्विस मोर देन 3 मंथ आप कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हो इज कॉल्ड कंटिन्यू सप्लाई सर्विस। प्लस सर यहां पे ध्यान रखना कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बोल दिया है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकॉम ऑपरेटर या अदर नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विस जो अभी तक कोई नोटिफाई नहीं हुए। तो ये लोग इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम ऑपरेटर अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हैं हैविंग द सेम पैन नंबर, तो इनको एक चॉइस दिया है कि बिल कब इशू करने का, जिस क्वार्टर में सर्विसेज दी है वो क्वार्टर खत्म होने से पहले बिल इशू कर देना, या फिर अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो उस दिन आप बिल इशू कर देना। हाँ है ना भाई? तो सर ये सेक्टर्स को बोल दिया कि अगर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हो, तो ऐसे केस में जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो दिन, या सर वो क्वार्टर जिस क्वार्टर में आपने सर्विसेज दी वो क्वार्टर खत्म होने से पहले आप कभी भी बिल इशू कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ सुनिएगा, ये सारे केस हमने पढ़ लिए क्या, इनवॉइस कब इशू करना है, जब इनवॉइस टाइमली आपने इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? डन। तो सर ये हमने टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस सेक्शन में 31 जो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में आता है वो भी यहां हमने कवर कर लिया है बच्चों, जो रिलेवेंट पोर्शन था वो। ओके फिर आइए सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3, बड़ा ही सुंदर सेक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहां बोला है क्या, जहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां पे रेसिपिएंट के एंगल से बात करने का कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, वहां पर दो केस बनेंगे, क्या रेसिपिएंट इज लायबल टू इशू द इनवॉइस या रेसिपिएंट लायबल नहीं है इनवॉइस इशू करने के लिए। तो रेसिपिएंट लायबल कब होता है इनवॉइस इशू करने के लिए, जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सप्लायर बिल इशू करेगा, रेसिपिएंट पे इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, दो केस। तो सर फर्स्ट पॉइंट, जहां पे सप्लायर को इनवॉइस इशू करना होता है वहां टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी, रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे कि जब उसने पेमेंट किया है सप्लायर को, मतलब उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग पेमेंट, या डेबिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना था, कब इशू करना होता है, जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसको 30 दिन के अंदर बिल इशू करना पड़ता है जब उसको गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में when recipient is required to issue the invoice on himself, तो ऐसे केस में जिस दिन उसने सप्लायर को पेमेंट किया होगा वो दिन, या डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। यहां कोई 61st डे का टाइम नहीं मिल रहा उसको बेटा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। क्लियर? डन। ध्यान दीजिएगा, ये 13.3 था, पर सर जब मैं गुड्स की बात करता हूं आपसे, गुड्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा है कि रेसिपिएंट को बिल इशू करना है कि सर सप्लायर को बिल इशू करना, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहां तो सिंपली बोल दिया क्या, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बात खत्म। क्लियर? चलिए हाँ यहां एक बात और बोल दी है कि सर अगर ये इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई? और अगर दोनों पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जैसे सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में है और दोनों ही कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, तो ऐसे केस में सर जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है ये एक्सेप्शनल प्रोविजन हम रिवीजन के टाइम पे रिवाइज नहीं करते ढंग से, और क्वेश्चन ये नहीं क्या बनते बेटा,
सर तो जब भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस से 61st डे 31st डे कुछ नहीं देखने का बेटा। ओके डन। सर आइए वाउचर के केस में बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 13.4। सर रेसिडुअल प्रोविजन ऑलरेडी बात कर चुका हूं। सर फिर अगर आपने डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, व्हाटएवर नेम से आपने एक्स्ट्रा कंसिडरेशन लिया है तो उसके लिए जब वो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन रिसीव होता है दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, वो ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं आपसे। आइए बच्चों अब सर्कुलर जो इश्यू की सीबीएसई ने जो इस चैप्टर में रिलेवेंट है वो भी बात कर लेते हैं हम। सर सबसे पहली बात, जब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI आपको रोड बनाने का प्लस उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लगभग सर 15-17 सालों का होता है। तो सर ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो सिंपली बोल दिया क्या, इट्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। And once it is a continuous supply of service, sir, these kind of models are called hybrid annuity model, क्योंकि इसके अंदर रोड बनाना भी होता है और रोड को मेंटेन भी करना होता है, केवल बना के छोड़ना नहीं होता बेटा। तो इस तरह के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो गवर्नमेंट ने डिफाइन करके बताया कि इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि सर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू कर दिया, तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ है ना भाई, दैट्स इट। तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब मानेंगे? जब आपका एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पेमेंट ड्यू हो रहा है। जैसे आपने कोई रोड बनाया या उसका मेंटेनेंस का काम किया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ये पेमेंट टर्म्स होंगे, ये पेमेंट आपको इतने टाइम में देना पड़ेगा। तो जब पेमेंट ड्यू होता है तब मानते हैं कि इतना अमाउंट का सर्विस आपने कंप्लीट कर लिया है। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया जैसे कि तो इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई खास बात नहीं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे क्या होता है, जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आता है, पेमेंट लेट आता है तो वहां पे कुछ इंटरेस्ट पोर्शन भी सप्लायर चार्ज करता है रेसिपिएंट से, तो वहां पे इंटरेस्ट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट इज इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंटरेस्ट के बारे में बेटा। ओके सर एक और सर्कुलर स्पेक्ट्रम एलोकेशन मॉडल फॉलोड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अ काइंड ऑफ पता है जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको राइट्स दे रहा है गवर्नमेंट, अ काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपने सुना होगा सर। तो जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट देता है वैसे ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर स्पेक्ट्रम एलोकेट करता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस चार्ज करता है। 3G 4G 5G नाम सुना होगा आपने बेटा। कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू टेलीकॉम ऑपरेटर। और आपको पता है कि व्हेनेवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी बिजनेस एंटिटी तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो बिजनेस एंटिटी लायबल होता है टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब ऐसे केस में रेसिपिएंट जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो लायबल होंगे इस स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस पे टैक्स पे करने के लिए। अब उनको टैक्स तो पे करना है, टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी? तो अगेन इट्स अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा इसमें अगर मान लो स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस वन टाइम में पे कर दिया, अपफ्रंट अमाउंट पेबल है बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में जब पेमेंट करेगा रेसिपिएंट वो दिन, ये जब पेमेंट ड्यू होता है वो व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो व्हेन पेमेंट इज ड्यू उस दिन मानेंगे सर्विसेज कंप्लीट हो गई है, या डेट ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, सर यहां पे रेसिपिएंट लायबल होगा। ओके पर अगर वेरेवर पेमेंट इज मेड इन डेफर्ड मोड, मतलब डेफर्ड पेमेंट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट बेस पे पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे सर्विस को कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होता है तो फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी कब आती है तो हमने पढ़ा है, पर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी कब आएगी ये हमने नहीं पढ़ा। इसके लिए सर्कुलर आ गया, गवर्नमेंट ने दे दिया, और सर्कुलर बोलता है क्या, कंटीन्यूअस सप्लाई सर्विस में लायबल कौन है? रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट अगर लायबल है तो आप मुझे बताओ कि सर नॉर्मल कोर्स में जब भी रेसिपिएंट लायबल होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3, वहां क्या बोला है, क्या सप्लायर इनवॉइस इश्यू करने के लायबल है या रेसिपिएंट लायबल है बेटा? तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट अगर रेसिपिएंट है तो गवर्नमेंट तो सर नॉर्मली जीएसटी में रजिस्टर्ड होती है बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ऐसे केस में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर सिंस इट इज अ केस ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो जाता है, बार बार इनवॉइस इश्यू नहीं होता है, तो इसलिए यहां पे सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, व्हेनेवर कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होती है तो जीएसटी की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे कब आएगा? सर एज एंड व्हेन पेमेंट्स आर ड्यू और पेमेंट्स आर मेड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो पेमेंट अगर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा है मतलब उतना अमाउंट की सर्विसेज क्या हो गई है, कंप्लीट, तो उस दिन या एक्चुअल पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट
सर गवर्नमेंट को आपने, तो सर वो दिन विच एवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो पेमेंट ड्यू हो रहा है वो दिन या पेमेंट कर दिया आपने वो, विच एवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई. फर्दर सेम ट्रीटमेंट शैल बी एप्लीकेबल इन अदर केसेस वेयर एवर टाइम ऑफ सप्लाई टू बी डिटरमाइंड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब गवर्नमेंट ने जब भी नेचुरल रिसोर्स आपको दिए वहां पे भी सेम ट्रीटमेंट अप्लाई होगा. अगर अपफ्रंट अमाउंट आप पे कर रहे हो तो जब पेमेंट ड्यू हो रहा है या पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है डेफर्ड पेमेंट अगर हो रहा है तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट की जितना जितना पेमेंट ड्यू हो रहा है या पेमेंट आपने कर दिया वो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं. आइए मालिक सेक्शन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं. सर वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो बच्चों गुड्स हो या सर्विसेज हो, वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो वहां पर सर 6 केस बनते हैं जो मैंने बहुत ही शिद्दत से यहां अपनी बुक के अंदर सर 6 केसेस को डिफाइन किया है टेबल फॉर्म में. ये सर 2012 में जब सर्विस टैक्स में प्रोविजन आए थे तब मैंने टेबल ड्राफ्ट किए थे, टेबल मैंने बनाए थे और वही मैं आप कंटिन्यू करता हूं इतने सालों तक, और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, मजा भी आता है. तो सर मैंने क्या किया है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड जो होती है उसको मान लीजिए आप बसंती, हाँ जी बसंती, इनवॉइस को जय और इसको वीरू. इनवॉइस और पेमेंट को आप जय या वीरू कोई भी मान सकते हो, बस बसंती माना किसको, जो सप्लाई किया उसको, हाँ है ना भाई. तो सर यहाँ 6 केस बनेंगे बेटा, मैंने 6 केस को टेबल में फॉर्म में रखा है. देखना यहां पे फर्स्ट 3 केस लेंगे कि बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और 3 केस लेंगे आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. तो मालिक इमेजिन करिए टेबल को एक बार आप बाद में देखना, पहले मेरे को ध्यान दीजिए, मेरे पर ध्यान दीजिए. आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी या सप्लाई कर दिया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. सपोज रेट ऑफ टैक्स पहले था 18% और अब हो गया कितना 5%, या रिवर्स केस पहले 5 था अब 18 हो गया, जो भी केस है बेटा. देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल, पर सप्लाई पहले हो गया था, इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में आए, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर सप्लाई पहले हो गया था बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया, बस पेमेंट चेंज होने के बाद आया, तो ऐसे केस में इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. हम मान रहे क्या सप्लाई जो है वो कौन है, बसंती है, बसंती अकेली है. देखना ध्यान से, जय वीरू दोनों साथ में बेटा, दोनों नो लिखे. सप्लाई पहले हो गया, इनवॉइस पेमेंट दोनों बाद में, मतलब बसंती अकेली है, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी. बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात मानने की. बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानने की बेटा, है ना. तो सर इस तरह से मैंने डिफाइन किया 6 केस. देखो सप्लाई आफ्टर हुआ, सप्लाई का हुआ रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद, इनवॉइस नो है मतलब इनवॉइस आफ्टर नहीं हुआ मतलब पहले हो गया था, पर पेमेंट भी पहले आ गया था. तो सर अगेन बसंती अकेली, जयवीर दोनों साथ में, विच एवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई. इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले पहुंचेगा बसंती उसकी. बसंती के साथ कौन है, जय, जय की बात मानने की. बसंती के साथ कौन है, वीरू, वीरू की बात मानने की. भारत माता की जय. ये 6 केस ऐसे याद हो जाते बच्चों, पर मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं बेटा. सर वापस सुनिएगा, whenever there is change in rate of tax और सप्लाई आपने कर दिया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सप्लाई पहले हो गया, इनवॉइस पेमेंट दोनों बाद में आया, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. पर सप्लाई पहले हो गया, इनवॉइस भी पहले चला गया, बस पेमेंट बाद में आया, तो कोई बात नहीं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सप्लाई पहले हो गया, सप्लाई कौन है, बसंती, पेमेंट भी पहले आ गया, बस सर इनवॉइस बाद में आया, तो पेमेंट का डेट जो होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. सर अब 3 केस, जब आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, सप्लाई बाद में हुआ, 1 अप्रैल के बाद सप्लाई हुआ, 1 अप्रैल उसके बाद सप्लाई हुआ है, पर पेमेंट भी एडवांस में आ गया था, इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया था, तो सर बसंती अकेली बाद में, एंड इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले है, विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन की जो रेट ऑफ टैक्स होगी उस रेट से टैक्स लगाने का है बेटा. सर सेकंड केस, सप्लाई बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ, पर पेमेंट पहले आ गया, तो सर बसंती के साथ कौन है, जय है, तो भले ही पेमेंट एडवांस में आ गया, वी डोंट केयर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. माइंड इट, ये सेक्शन में 14 चल रहा है, यहां लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 12 और 13. 12-13 में क्या लिखा है, वी डोंट केयर. इसलिए भले पेमेंट एडवांस में आ गया, पर टाइम ऑफ सप्लाई से मतलब नहीं है, जब इनवॉइस इश्यू होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा. एंड लास्ट केस, अगर सप्लाई भी बाद में हुआ है और सर पेमेंट भी बाद में आया है, पर इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया था, अब भले आपने इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, वी डोंट केयर, जिस दिन पेमेंट रिसीव होगा दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड सर उस दिन का जो रेट होगा उस रेट से टैक्स लगाने का. अब इनवॉइस में आपने जो रेट लगाई होगी, सर बाद में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इनवॉइस के टाइम पे आपने रेट दूसरी लगाई होगी, बाद में रेट चेंज हो गई, तो बाद वाली रेट एप्लीकेबल है.
हाँ है ना भाई, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। प्लस सर देश कौन सा बेटा अपना? हिंदुस्तान। लोग मजे लेने वाले थे सर, लोगों ने क्या किया कि सर सपोज पहले रेट ऑफ टैक्स था 5% और रेट इंक्रीज हो गया, कितना हो रहा है 18% 1 अप्रैल 2000 जो भी है सर। हाँ है ना भाई, तो सर लोगों ने क्या किया, सप्लाई बाद में होने वाला है, आपको पता है 1 अप्रैल से बाद में सप्लाई होगा, तो एडवाइस क्या होती है इसमें, इनवॉइस भी पहले इश्यू कर दो, पेमेंट भी पहले ले लो क्लाइंट से। तो दोनों अगर पहले हो गया और बसंती बाद में अकेली है तो कोई बात नहीं, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, पर दोनों ही रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के पहले था। तो सर विचएवर अर्लियर तो रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले वाले रेट लगेगी, मतलब 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। हाँ है ना भाई, यहां टैक्स बच सकता था, पर लोग जानबूझ के क्या करते थे, सर सप्लाई तो बाद में हुआ, पेमेंट भी एक्चुअली बाद में रिसीव हुआ, बस इनवॉइस उन्होंने क्या कर दिया, पहले इश्यू कर दिया, रेट ऑफ टैक्स चेंज होने से पहले 31 मार्च के दिन ही बिल इश्यू कर दिया। अब वो ऑन रिकॉर्ड क्या दिखाते थे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो बैंक में पेमेंट क्रेडिट हुआ मान लो 17 अप्रैल को, पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर देते थे कब, 31 मार्च को, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको चेक आ गया था 31 मार्च को, पर हम चेक डिपॉजिट करना भूल गए और हमने बाद में डिपॉजिट किया और 17 अप्रैल को बैंक में पेमेंट क्रेडिट हुआ। तो सर लोग क्या करते थे, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो इस केस में क्या हो गया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी 31 मार्च था, पेमेंट का डेट भी व्हिचएवर अर्लियर के हिसाब से 31 मार्च आ गया। अब भली कंप्लीशन बाद में है, इनवॉइस भी पहले, पेमेंट भी पहले, तो सर पहले वाली जो रेट होगी वो लग जाएगी, मतलब 5% रेट लग जाएगा। दिस इज हाउ लोग टैक्स प्लानिंग करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर एक प्रोवाइजो ऐड किया और बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है उसके 4 वर्किंग डे के बाद में अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है, तो सर जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। आपने एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या उससे हमें मतलब नहीं है। तो मेरे इस एग्जांपल में 17 अप्रैल विल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब सप्लाई भी बाद में हुआ, पेमेंट भी बाद में रिसीव हुआ है, और आपने भले बिल पहले इश्यू कर दिया, इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, वी डोंट केयर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, और ऐसे केस में 18% टैक्स लगेगा। तो इस तरह से लोगों ने जो टैक्स इवेजन करना चालू किया था, गवर्नमेंट ने ऐसा रोक लिया। ये 2012 में हो गया था सर अमेंडमेंट, ये तो ठीक है कंटिन्यू हुआ अभी टाइम ऑफ सप्लाई के फॉर्म में बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और इसी के साथ सर ये सेक्शन नंबर 14 भी खत्म होता है अब, और ध्यान रखिएगा सेक्शन 14 में लिखा है क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 12 और 13। 12-13 में क्या लिखा, वी डोंट केयर। और 14 में जब भी रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है और इन तीनों इवेंट के पहले, इन तीनों इवेंट के बीच में रेट चेंज हुआ है, तो सेक्शन 14 से ही टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। इन शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, बसंती जय वीरू, बसंती कौन है, सप्लाई, भले गुड्स का हो सर्विसेज का हो, इनवॉइस पेमेंट जय वीरू मान लो कोई भी बेटा। सर बसंती अकेली है, जय वीरू साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी, बसंती के साथ कौन, जय, जय की बात मानने की, बसंती के साथ कौन, वीरू, वीरू की बात मानने की, बात खत्म, भारत माता की जय। दिस इज हाउ यू कैन यू नो, आप इस अपने आंसर्स बहुत चुटकियों में निकाल सकते हो यूजिंग सेक्शन नंबर 14, और ये ट्रिक जो बसंती जय वीरू वाली उसके थ्रू बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय, ये टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12, 13, 14 खत्म होता है। अब सर आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लिखा मैंने, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। मतलब सर अपने आप को लिमिट मत करो, अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करो कि तू मुझे रोक के बता। सर आपका कंपटीशन अगर किसी से है तो खुद से है, आप बस खुद को आगे बढ़ाते जाओ, जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी एनर्जी के साथ पढ़े एंड जोश में पढ़े, तभी जिंदगी सक्सेसफुल होगी एंड भगवान आपको ब्लेसिंग्स देंगे। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े एंड हाँ, अभी आपने अगर सर वीडियो देख लिया है, मजा आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि मजा आया कि नहीं आया इस चैप्टर के रिवीजन में। एंड यस, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये रिवीजन बहुत हेल्प करने वाला है सारे सीए के फ्रेंड्स को, सीए हो, सीए में हो, सीएस वाले स्टूडेंट्स हो, उन सब के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड सर इन सब चीजों से हमको भी अप्रिशिएशन मिलता है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि यस इस तरह की वीडियोस और बनाने के और बच्चों को हेल्प करने का। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।